आज के शो में। स्टेट बैंक रीफाइनेंस स्कीम के तहत 61 अरब रुपए के कर्जे जारी। 68 सालों के बाद पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार मनफी रहने की तवक्को। सनत और तिजारत की बका के लिए फौरी इकदामात नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कुछ अहम एदाद व शुमार आपके सामने रखते हैं। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक जो मौजूदा माली साल है, इसमें पहले कहा जा रहा था कि GDP शायद जो हमारी शरह नमू है, तरक्की की रफ्तार है, वो मनफी तो होगी। उसके अंदाजे लगाए जा रहे थे कि 0.6% या 1% या मनफी 1.5% तक जा सकती है, जो तवक्कुआत जाहिर की जा रही थी। कुछ नंबर्स हैं आपके सामने, हम रख देते हैं। जो एदाद व शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 68 ईयर्स बाद, हम कह सकते हैं 1952 में आखिरी बार पाकिस्तान की जो शरह नमू थी वो मनफी हुई थी। मनफी 1.81% हुई थी। तो इस दफा कहा जा रहा है कि ये शरह नमू मनफी 3.8% हो सकती है। 0.38% पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा हिट जो है वो इंडस्ट्री को लगा है। मनफी 2.64% जो है इसकी कहा जा रहा है। 2.64% नेगेटिव ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज हैं, उस ग्रोथ में। खिदमात में मनफी 5.9%, यानी सर्विसेज -0.59%। और इससे पहले जो हमने कहा था कि GDP की जो पेशन गोई थी इस साल की, माली साल की, वो तकरीबन 4% थी, लेकिन अब मनफी 3.8% की तवक्को की जा रही है। तो कितना बड़ा हिट पड़ा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि सर्विसेज में नेगेटिव 0.59% एक्सपेक्ट की जा रही है। इसकी पेशन गोई पॉजिटिव 4.8% की थी, 4.80% की थी। और सनत के लिए 2% तरक्की की जो निस्बत थी वो पेशन गोई थी, लेकिन मनफी 2.64% की अब जो है तवक्को का इजहार किया जा रहा है। रवा माली साल ज़राअत के शो में तरक्की की रफ्तार जो है वो 2.67% रहने की तवक्को है। 2018-19 जो माली साल था वहां पर ये जो रफ्तार थी तरक्की की 1.91% थी, और 2017-18 में ये 5.53% थी, जो मनफी 3.8% की तवक्को की जा रही है। खैर ये कुछ नंबर्स है जो आपके सामने रखे हैं। इसमें ज़राअत, सर्विसेज, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, तमाम अहम नंबर्स आपके सामने रखे। आगे क्या होने वाला है ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। आगे के जो नंबर्स हम मुख्तलिफ सेक्टर्स के देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मार्च 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 23% का डिक्लाइन हुआ है। इसी तरह 300 लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी 24% कमी उसमें हुई है। और एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स में भी हमें एक डिक्लाइन नजर आता हुआ नजर आया। सीमेंट की डोमेस्टिक सेल्स तकरीबन 60% कम हुई हैं। एक्सपोर्ट्स 47% अप्रैल के महीने में मंथली बेसिस पे कम हुए हैं, और आगे भी बताया जा रहा है कि मई का महीना शायद इससे भी बदतर हो सकता है। ऑटो की सेल्स हों या सीमेंट के लोकल डिस्पैचेस हों या इसके अलावा पेट्रोल की सेल्स हों, हर ऑफटेक में हमें कमी नजर आई है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या वजह है कि ये सारे नंबर्स भी स्टेट बैंक को एक कॉशियस अप्रोच रखने पर मजबूर करते हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में कॉशियस अप्रोच रखी गई। 1% जो है कमी हुई, जहां ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तवक्को थी कि तकरीबन 3% कमी हो कम अज कम, और 6% पे शरह सूद को लेकर आया जाए। और बहुत से माहिर मईशत भी तवक्को कर रहे थे कि रूम ज्यादा है। इन तमाम चीजों के बावजूद स्टेट बैंक कॉशियस क्यों रहा, पहले इस सवाल को उठाते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब से पूछते हैं, माहिर मईशत हैं। जनाब मोहम्मद कामरान नासिर साहब हमारे साथ हैं, जो उनके CEO हैं JS ग्लोबल के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, पहले आपकी तरफ यही सवाल, ये सब कुछ नेगेटिव देखते हुए भी कॉशियस अप्रोच क्यों, क्या वजह, करेज नहीं आ रहा पॉलिसी मेकर्स में? डॉक्टर साहब। खुद परेशान हूं। पहले तो ये परेशानी थी कि बहुत ही थोड़े से अरसे में हम 6-7% पे जब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट चल रहा था, तो कोई 1.5-2 साल के अरसे में हम उसको उठा के ले गए 13.25% पे। तो वहां पे भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की क्या जरूरत है। फिर पता चला कि शायद हम हॉट मनी जिसको हम कह रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएं, और एक्चुअली डॉलर्स आ भी गए थे। कोई 3.2 बिलियन डॉलर जो हैं ये हाई इंटरेस्ट रेट के चक्कर में वो पाकिस्तान आ गए थे। उसके बाद ये कोरोना वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया, और हमने देखा कि अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी मीटिंग की, बरतानिया में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इमरजेंसी मीटिंग की। हमारे यहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी मीटिंग स्टेट बैंक के हवाले से नहीं हुई। मुझे महसूस ये हो रहा था कि शायद स्टेट बैंक जो है वो अपने आप को इस जंग का हिस्सा नहीं समझ रहा।
फिर वो इंटरेस्ट रेट गिराना शुरू हुए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिस रफ्तार से गिर रहा था वो भी मेरी समझ में अब नहीं आ रहा कि थाईलैंड और अगर साउथ कोरिया को आप देख लें तो वहां पे इंटरेस्ट की शरह जो है वो कोई 0.75 आ गई है। अगर इंडिया को देख लें तो वहाँ 4.4 है, श्रीलंका में कोई 5.5 है और बांग्लादेश में 6 है। अभी भी इस खित्ते में, एशिया में हमारा जो शरह सूद है वो बुलंद तरीन है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर इंडिया का 4.5% है तो हम 4.5% पे या 4.4% पे क्यों नहीं आ सकते। अब वो जो हॉट मनी आया था, डर था कि वो चला जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा सकते, वो चला भी गया। तो हम तो शुरू से उसके खिलाफ थे कि हॉट मनी को अट्रैक्ट करने के लिए इतने सारे काम नहीं करने चाहिए। तो हॉट मनी आया भी, चला भी गया। हमारा अभी भी शरह सूद जो है वो इस खित्ते में बुलंद तरीन क्यों है? तो आपके सवाल का जवाब यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन सर जो सामने हम पढ़ रहे हैं, देखा जा रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, वो एक करेंसी डिप्रिसिएशन का खतरा या एक्सटर्नल साइड पे जो स्टेबिलिटी है वो अगर ज्यादा कम करते हैं डिस्काउंट रेट यकदम, तो वो खतरा एक है जिसको कहते हैं लाहा के, जो करेंसी को हो सकता है, जो एक्सटर्नल सिचुएशन को हो सकता है। तो आपको लगता है ये खतरा कितना इन रियल टर्म्स है और वाकई में इतना बड़ा खतरा है कि हम इस खतरे को ज्यादा बड़ा खतरा हुआ है कि हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी? आपके नजदीक अगर दोनों का सामने मवाजना किया जाए तो थोड़ा सा देखिए, अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐलान किया है और उन्होंने तशबीह दी है कि इस वक्त बरतानिया जो है वो हालत जंग में है। उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम में हमने अपना बजटरी खसारा जो है वो कोई 20% पे कर दिया था। अब हम दोबारा से एक जंग में हैं, हमने ये परवाह नहीं करनी कि बजटरी खसारा क्या होगा। तो मेरे नजदीक तो पाकिस्तान भी एक जंग में इन्वॉल्व है कोरोना वायरस के खिलाफ, और उसके नतीजे में जो हमारी मईशत का हाल हो रहा है उसके खिलाफ हम एक जंग में इन्वॉल्व हैं। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना कि हमारा बजटरी खसारा कहाँ चला जाएगा, हमारी शराय, हमारी इन्फ्लेशन, अफरात ज़र का रेट कहाँ पे चला जाएगा। इस वक्त जैसे हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि तिब्बी वेंटिलेटर प्रोवाइड किए जाएं उन लोगों को जो अस्पतालों में चले जाते हैं, इसी तरह एक हमें माशी वेंटिलेटर जो है वो पाकिस्तान में उन लोगों को प्रोवाइड करना होगा जो कि इस काबिल नहीं है कि वो माशी तौर पे अपना सांस ले सकें अगले 2 या 3 महीने के अरसे में। तो दो किस्म के, जैसे हमेशा शहरी, मैं कहता हूँ 2 शहरी होते हैं। एक तो कॉर्पोरेट एंटिटीज हम कहते हैं, जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सिटीजन जो हैं, और एक आम शहरी, आपके और मेरे जैसे शहरी। इन दोनों क्लासेस जो हैं शहरियों की, इनको हमने माशी वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। इस वक्त सिर्फ एक ही एंटिटी ऐसी है पाकिस्तान के अंदर जो ये माशी वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकती है, और वो है हुकूमत पाकिस्तान अलॉन्ग विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे पैकेजेस हमारे सामने आए हैं जिनको कहा जा सकता है कि वो माशी वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स ने अपनी हुकूमतों का साथ दिया है। अभी भी आप सोच लीजिए 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा प्रॉब्लम मुझे जो नजर आया है, हमारी जो जंग है इस वायरस और इकोनॉमी को बचाने के लिए, उसमें हम नया डेटा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नए पोर्टल को लॉन्च किया जाता है कि आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाएं, फिर आपको पैसे दिए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग डेटा है, आपने देखा कि कुछ हफ्ते पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी थी तकरीबन 80 के लगभग, उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े बड़े प्लांट्स बंद कर रही हैं। उसमें सीमेंट प्लांट्स थे, उसमें इंजीनियरिंग प्लांट्स थे, उसमें ऑटो प्लांट्स थे, बहुत सीमेंट प्लांट्स थे। तो वो डेटा जो एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को स्टेट बैंक के साथ मिलके उन सनतकारों के साथ, उन कंपनीज के साथ एक डेटा शेयर करना चाहिए था और उनकी मदद करनी चाहिए थी, जो डेटा एग्जिस्ट करता है कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो एक तो हमने अप्रोच जो है मदद की वो ठीक नहीं इख्तियार की। एक बात जरूर हुई है कि जो पैसे बांटे गए हैं 65 अरब रुपए का बताया जा रहा है BISP के तहत, या एहसास प्रोग्राम उसको कहा जा रहा है, वो यकीनी तौर पे 50 लाख पाकिस्तानियों को पहुंचे हैं। यानी कि 50 लाख घरानों में 12,000 रुपया, चाहे बहुत थोड़ा था 3 या 4 महीने के लिए, वो पहुंचा जरूर है। तो 2.5 से 3 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको उनका फायदा हुआ है। तो वो BISP का डेटा था, अच्छा डेटा था, पहले से बना हुआ डेटा था। तो ये चीज है कि जो सनतकार हैं
उनके साथ ताउन करके उनकी सनतों में जो डेटा एग्जिस्ट करता है, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया। हम बात आगे भी कंटिन्यू करते हैं, कमरान नासिर साहब से भी गुफ्तगू करते हैं इस ब्रेक के बाद वापस। तो गुफ्तगू होगी यकीनी तौर पर कि जो रीफाइनेंस स्कीम है स्टेट बैंक की, कुछ उसके नंबर्स आपके सामने रखेंगे, कुछ मुवाजना उसका भी करेंगे। जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ग्लोबल स्कीम्स आ रही हैं उनका, स्टेट बैंक के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं। हम ये कहेंगे कि अब तक जो डिस्काउंटेड कट है वो भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है। कम से कम 3% गुंजाइश बाकी है, जो सनत तजारत और माशी तज़ निगार कह रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं। इस ब्रेक के बाद मज़ीद सवालात हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन एदाद शुमार रख रहे हैं मईशत के हवाले से, प्लानिंग कमीशन के नंबर्स, और अब आपके सामने स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से कुछ नंबर्स रखते हैं। 15 मई 2020 तक तकरीबन 1700 कंपनीज ने, बिजनेसेस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस रोजगार रीफाइनेंस स्कीम को अप्रोच किया, कमर्शियल बैंक्स को अप्रोच किया। अगर इनकी तादाद हम देखें तो ये तकरीबन 11 लाख मुलाजमीन 120 अरब रुपए कर्जे के लिए ये दरख्वास्तें 1700 की तादाद में कमर्शियल बैंक्स को मौसूल हुई। 15 मई 2020 तक जो डिसबर्समेंट है स्कीम की वो 61 अरब रुपए रही है, और अगर इसके तहत जारी करदा जो मुलाजमीन जिनको तहफ़्फ़ुज़ मिला है उन मुलाजमीन की जो तादाद है वो तकरीबन 6 लाख मुलाजमीन है जिनको इस वक्त इससे तहफ़्फ़ुज़ मिला है। 61 अरब रुपए के कर्जे जारी हो चुके हैं, और 120 अरब की टोटल जो एप्लीकेशंस इन प्रोसेस, 1700 एप्लीकेशंस हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इन प्रोसेस हैं इस वक्त, जो बैंक्स को मौसूल हो चुकी हैं। इससे पहले हमने डिटेल्स में इस प्रोग्राम भी किए हैं। आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कमरान नासिर साहब को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कमरान नासिर साहब CEO हैं JS ग्लोबल के, और फरूख माहिर मईशत भी साथ हैं। कमरान नासिर साहब, क्यों कॉशन स्टेट बैंक की तरफ से? पहले हम आपसे इस पर मौक़िफ़ लें, फिर रीफाइनेंस पे भी आएंगे, क्योंकि उस वक्त आपसे बात नहीं हो सकी थी। जब सब चीज़ें नेगेटिव हैं, क्या कॉशन सिर्फ करेंसी डिप्रिसिएशन है, और वो क्या इतना बड़ा रिस्क है भी या नहीं है आपके नजदीक? कामरान साहब, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में लेने का, और बड़ा अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है और मैं कैपिटल मार्केट्स में हर वक्त फॉरेन इन्वेस्टर के साथ JS ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे JP मॉर्गन स्टैनली, जितने बड़े नाम आपने लिए उनके साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, हम हर वक्त मईशत पे डिस्कस कर रहे होते हैं और मईशत पे लिख रहे होते हैं। तो मेरे व्यू में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि स्टेट बैंक की अप्रोच को इस वक्त कॉशियस कहना, ये कॉशियस इस हद तक कहना कि रूम है और वो कर नहीं रहे, तो मेरा ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आपने सिर्फ एक पैरामीटर नहीं देखना होता। देखें, कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी चीज है कि जो कि एक अननोन टेरिटरी है। इसके ऊपर इस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इकोनॉमी कितनी ज्यादा डिस्टर्ब होगी और कितनी नहीं होगी और कितने अरसे तक रहेगा, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप चलेंगे और आप अपनी एक एहतमाल रखेंगे इस चीज का कि इस सिचुएशन में रिवर्स भी होना है। रिवर्स कब होना है उसका आपको अभी टाइम के मुताबिक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। स्टेट बैंक की अगर आप अप्रोच देखेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि तनकीद शायद बहुत ज्यादा स्टेट बैंक की हो रही है, और मेरा अपना व्यू ये है कि जो मार्केट कंसेंसस है, और मार्केट कंसेंसस को मैं रीड उन इन्वेस्टर्स पे करता हूँ जिन्हें हम क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिसमें आपके बैंकर्स हैं, आपके ट्रेजरर्स हैं, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं। उन सबका ख्याल इस मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी यही था कि जो एक कट होगा इंटरेस्ट रेट में वो 100 बेसिस पॉइंट के आसपास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स को रीड करते हुए था कि जो कि 8-8.5% के दरमियान में आ रहे थे, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले महीनों में भी ये रहेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो शायद दिसंबर तक आपके पास एक रूम और बन सकता है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि 300 बेसिस पॉइंट हो जाए, 400 बेसिस पॉइंट हो जाए, 300 बेसिस पॉइंट हो जाए, 400 बेसिस पॉइंट हो जाए, देखें पूरे कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखें। अभी एक बात हुई थी कि जी आपका इंटरेस्ट रेट 13% क्यों चला गया था। वो 13% जाने की वजह ये थी कि आपके जो करंट अकाउंट था वो इतने स्ट्रेस में था कि आपने अपनी मईशत को खुद से स्लो डाउन किया था, और खुद से स्लो डाउन करने के लिए आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे कि आप अपनी जो डिमांड है उसको कर्टेल करें। उसके पीछे सिर्फ जो रीजन था वो ये था कि आपका जो रिजर्व्स थे वो इस काबिल थे ही नहीं कि वो उस रन रेट को कंटिन्यू करते।
आज भी पाकिस्तान में अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल नीचे ले जाएंगे और हर चीज को खुला छोड़ देंगे तो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट फिर से एक बड़े नंबर पे चला जाना शुरू करेगा। लेकिन क्या आपके पास रिजर्व्स हैं उनको सपोर्ट करने के? क्योंकि आप एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है और इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, आप एक्सपोर्ट लेड बन नहीं सके इस सारे अरसे के अंदर। सो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना बेइंतहा जरूरी है बिफोर हम क्रिटिसिज्म पे चले जाएं और हम कहें कि जी स्टेट बैंक बहुत ही गलत फैसले कर रहा है और ठीक नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक का फैसला बड़ा केयरफुल था और बिल्कुल ठीक था। ये रही पहली बात। दूसरी बात पे अगर मैं आऊं कि आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, देखें आपको सपोर्ट तो करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में जब गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया था उससे पहले भी मुझसे एक प्रोग्राम में पूछा गया था कि क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करने आएगी। मैंने कहा आएगी और बहुत बड़े पैमाने पे आएगी क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन जब आप उस बड़े पैमाने को भी देखें तो आपने देखना यह है कि पाकिस्तान की सूरत हाल मईशत की कैसे है। आप अपने आप को लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन में अमेरिका के साथ नहीं खड़ा कर सकते, आप ताइवान के साथ नहीं खड़ा कर सकते, आप इंडिया के साथ भी नहीं खड़ा कर सकते। आपको अपनी सिचुएशन को रीड करना है जिसमें आपके अपना साइज ऑफ फॉरेन डेट देखना है, आपने अपना फिस्कल डेफिसिट देखना है, आपने अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन देखनी है, आपने अपने इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने हैं। और उसके बाद याद रखिए कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड बिजनेस साइज इतना बड़ा नहीं है। एक कंसेंसस है कि 50% आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जिसकी कोई बात भी नहीं कर रहा। वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे इंटरेस्ट रेट कम करने का इतना डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है मेरी नजर में। अगर आप मनी इन सर्कुलेशन भी देखेंगे तो कितना बैंकिंग डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है और कितना उसमें से लोन दिया गया है। उसके अलावा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और जो छोटी शॉप्स हैं जो कि वर्क कर रही हैं वो आपके एक पैरेलल सिस्टम में चल रही है। उस पैरेलल सिस्टम को भी आगे फरोग देने के लिए आपको क्या इकदाम लेने हैं, इस पे गौर करना पड़ेगा, खासतौर पे जो आप बजट देने जा रहे हैं और आगे आते हुए आप किस तरीके से इस मईशत को चलाएंगे। सो मेरे ख्याल में ऑन एन ओवरऑल बेसिस देखिए तनकीद तो अमेरिका पे भी हो रही है, दुनिया की बहुत मजबूत मईशत है कि उनके फैसले ठीक नहीं है। यही तनकीद आप दुनिया के हर मुल्क में सुनेंगे इस वक्त। ये बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज हैं और इसके अंदर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के इकदामात, मेरा अपना नजरिया है कि काफ़ी बेहतर रहे हैं और मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। हाँ, रूम ज़रूर है कि आप उसमें मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और लानी भी चाहिए और उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। लेकिन हम एक अगर एक्सट्रीम पकड़ लेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और स्टेट बैंक जो है उसके हाथ बंधे हुए और वो कुछ नहीं कर रहा या वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं है। ठीक है, कामरान नासिर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपने ये भी सुना है और फरोज सलीम साहब भी साथ हैं, कामरान नासिर साहब भी साथ हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम सवालात आपके सामने रीफाइनेंस के कुछ नंबर्स रखे हैं इस स्कीम पर और इसका कुछ मवाजना भी करेंगे। इस ब्रेक के बाद मॉनेटरी पॉलिसी से डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे, रिलीफ मेजर्स की तरफ स्पेसिफिकली थ्रू बैंक्स क्या हो सकते हैं, ये सवाल रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के नंबर्स शेयर करें। 61 अरब के कर्जे अब तक जारी हो चुके हैं और तकरीबन 1700 एप्लीकेशन स्टेट बैंक को मौसूल हुई हैं जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन 120 अरब रुपए बनती है और 11 लाख मुलाजमीन उनका रोजगार इसका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। लेकिन इस इकोनॉमी को ड्राइव देने के लिए और क्या मेजर्स हो सकते हैं, इस सेगमेंट में ये सवाल उठाएंगे। आपके सामने मिसाल रखेंगे भारत के अंदर जो एक लोन स्कीम उन्होंने लॉन्च की है 3 लाख करोड़ रुपए की। अब ये स्कीम क्या है, इसकी कुछ मंदरजात सामने रखते हैं। इंडिया की इकोनॉमी का साइज, उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल अलग हैं, लेकिन क्या इस स्कीम के तर्ज पर क्रेडिट गारंटी जो वहां की गवर्नमेंट ने 100% दी है बैंक्स को, जिससे एनपीएल सा खतरा कम हुआ है और उस बुनियाद के ऊपर बैंक्स जो हैं वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसे कुछ नंबर्स आपको स्क्रीन पे हम दिखाते हैं क्योंकि 3 लाख करोड़ की ये स्कीम है, 4 साल टेन्योर के ये लोन्स हैं जो कि और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाएंगे। 12 महीने का मोरेटोरियम है ऑन प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो कैप है, इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर कैप है। इसी तरह ये जो लोन्स उन एमएसएमईज को दिया जाएगा जिनका आउटस्टैंडिंग लोन्स आर अप टू 25 करोड़ रुपीस इंडियन रुपीस या जिनका टर्नओवर इज अप टू 100 करोड़ रुपीस और यानी बल्कि और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस तक है, दे कैन अवेल दीज लोन्स अप टू 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। यानी जितना उनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उसका 20% तक मजीद वो ले सकते हैं अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को आजकल के हालात के हिसाब से सही दूर करने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए। इसकी एक और अहम बात यह है कि वहां पर जो क्रेडिट कल्चर है इंडिया का, जैसे नॉर्मली होता है कि क्रेडिट असेसमेंट जो बैंक्स करते हैं वो बहुत
स्ट्रिंजेंट होती है। यहाँ पर भी एसएमईज कह रही हैं कि हमें लोन नहीं मिल रहा है या हमें तकलीफ हो रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब एनपीएल्स के हवाले से गारंटी गवर्नमेंट दे रही है 100% बैंक्स को, तो वहां पर क्रेडिट कल्चर तब्दील होने की तवक्को है कि बैंक्स लीनियंट हो जाएंगे टुवर्ड्स एसएमईज, जो वहां की मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 40% और इंडिया के जीडीपी में तकरीबन 30% जो है वो रेशो फराम करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस जो 3 ट्रिलियन का लोन है इसमें इसके बाद वहां का क्रेडिट कल्चर तब्दील होगा। इसके साथ साथ एक जिस तरह से अप्लाई करना है उस हवाले से भी एक पोर्टल बनाया गया है। अभी हम डेटा की बात भी कर रहे थे, जिसका नाम इंडिया में रखा गया जी उद्योग आधार, जिस पर वेबसाइट्स पर रजिस्टर करके एमएसएमईज बैंक्स को फिर पहले इस वेबसाइट पे रजिस्टर होंगी एमएसएमईज, उसके बाद फिर बैंक्स को अप्रोच कर सकती हैं। और बैंक्स को जो सर्कुलर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया उसके मुताबिक अप टू 9.75% ये कह रहे हैं जी कि चार्ज किया जा सकता है ऑन दीज कोलैटरल फ्री लोन्स। ये कुछ नंबर्स हैं जो ओवरऑल वहां जारी हुए अब तक लोन्स उसके जो वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं। सवाल सिर्फ ये कि क्या इस तर्ज पर कुछ हो सकता है? फरूख सलीम साहब, यहां पर मसला ये है कि रीफाइनेंस स्कीम है, लेकिन यहां पर सुन हम ये रहे हैं कि बैंक्स और एसएमईज, बिल्कुल एसएमईज जो हैं जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, उनको बड़ा मसला हो रहा है लोन्स अवेल करने में। अगर गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी दे, जैसे ये इंडिया में एक डायरेक्ट कैश रिलीफ नहीं दे रही गवर्नमेंट, वहां के बैंक्स के थ्रू ये रिलीफ दिया जा रहा है, इज इट पॉसिबल कि इस मैग्नीट्यूड से बहुत कम भी हम यहाँ कर सकें? कुछ मुमकिन हो फरूख सलीम साहब? जी, दो बड़े प्रॉब्लम्स जब हम जो सनतकार हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनसे बात करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स वो सामने ला रहे हैं। एक तो कहते हैं कि कोलैटरल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि स्कीम तो स्टेट बैंक ने एक ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि 3% उसके ऊपर सूद लगाया जाएगा और उसमें रिस्क शेयरिंग है, शायद जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, वो 40% रिस्क शेयरिंग के ऊपर है। एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कोलैटरल का आ रहा है, और दूसरा ये हमें बताया जा रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कोई फिक्स नहीं किए गए, यानी कि कौन ये लोन ले सकता है, किन बुनियादों पे ले सकता है। फिर बहुत सारा बड़ा सेक्टर जो है हमारा वो बैंकिंग, वहाँ पे बैंकिंग पेनिट्रेशन ही नहीं है। जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम कभी कह देते हैं, वो हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने कभी अपनी तारीख में बैंक लोन लिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक तो कोलैटरल का प्रॉब्लम बहुत बड़ा बताया जा रहा है। जो ऐलान तो आपने कर दिया स्कीम का, ऐलान स्कीम की कामयाबी जो है वो जांची जाएगी कि उसमें से कितना पैसा स्कीम में से निकल के अपनी मंजिल तक पहुंचा है, यानी कि बिजनेसेस को मिला है। अब अगर बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो आपके बैंकिंग सर्कल से, आपके बैंकिंग पेनिट्रेशन से बाहर हैं, उन्होंने कभी अपनी तारीख में बैंक का अकाउंट ही नहीं खोला, उनके पास उनका क्या हाल होगा, उनकी किस तरह ट्रीटमेंट की जाएगी, उनको किस तरह बैंकों के साए में लाया जाएगा। तो ये बड़े सवाल हैं। कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, स्टेट बैंक ऐलान करता चला जा रहा है, लेकिन दोबारा से असल कामयाबी उसकी जांची जाएगी कि आपने स्कीम का ऐलान किया, 30 बिलियन का है, 60 बिलियन का है, उसमें से कितना पैसा जो है वो इवेंचुअली अपनी मंजिल तक पहुंचा, और कितने लोगों को तनख्वाहें मिल गई जो बेरोजगार हो गए थे, या कितने बिजनेसेस को सपोर्ट मिल गई जो आप चाहते थे। सही, लेकिन फरूख साहब, तो ये मतलब जैसे जो क्रेडिट गारंटी जो यहाँ पे आप 40% कह रहे हैं, वहां अगर 100% दी गई है तो इट कैन बी अ मॉडल टू फॉलो क्या? या गवर्नमेंट जैसे यहाँ पर अगर जो रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस भी किया है, एहसास प्रोग्राम या दीगर, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इस तरह से फॉर एसएमईज इन पर्टिकुलर जो कंपनीज, इसके बारे में असद उमर खुद कह रहे हैं कि 10 लाख बंद होने का खदशा है, यहाँ पर क्रेडिट गारंटी हो ताकि बैंक्स की जो ये रिलक्टेंस है टू गो टुवर्ड्स एसएमईज, ये दूर हो सके। जैसे भारत में कल्चर चेंज हुआ क्रेडिट का, इसके बाद होगा, इसके बाद तो आप समझते हैं कि ये मुमकिन है यहाँ पर इस तरह से 100% दी जाए गारंटी? 100% शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन इंडिया को एज अ मॉडल, बांग्लादेश को एज अ मॉडल जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचिए कि अल्लाह की तरफ से एक जो तोहफा मिला है हमारी हुकूमत को, यानी कि तेल की कीमतें कोई 60-70% डाउन है, एलएनजी की कीमतें कोई 80% डाउन है, कोयले की कीमत कोई 40-50% डाउन है, फर्नेस ऑयल की कीमत 60-70% डाउन है। तो अगर कोई मईशत को ताकत का टीका वाकई लगाना चाह रहे हैं, तो बजाय ये स्कीमों में उलझ जाएं और फिर उनकी मॉडलिटीज तय हो जाएं, और फिर वो जो टीका है उसकी ताकत इवेंचुअली अपनी मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, यहाँ पे हुकूमत बेशुमार जो है वो आसानियां पैदा कर सकती है बिजनेसेस के लिए। अगर तेल की कीमत आलमी मंडी में कम हुई है तो 50% शायद आप अपने बेनिफिट के लिए रख लें, लेकिन 50% जो है वो आवाम के ऊपर मुंतकिल कर दें। इसी तरह हमारी जो 4 सोर्सेज हैं, बड़े सोर्सेज जिनसे हम बिजली बनाते हैं, उनमें फर्नेस ऑयल है, उसमें कोयला है, उसमें
LNG है, अगर इनकी कीमतें आलमी मंडियों में कम हो गई हैं तो फिर हम बिजली की कीमत कम कर सकते हैं, हम अपनी गैस की कीमत कम कर सकते हैं। तो इन पैकेजेस के ऊपर बिल्कुल गौर नहीं हो रहा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी बिजली की कीमत कम नहीं होगी, अब बिजली की कीमत बढ़ाई नहीं जाएगी। हालांकि कहना ये चाहिए कि बिजली की कीमत कम कर सकते हैं हम। जब आपकी इनपुट कॉस्ट 50%, 60% कम हो गई है, तो बजाय स्टेट बैंक की ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो स्कीमें हैं इनमें उलझ जाएं और फिर ये जानते हुए कि हमारा बहुत बड़ा एक मईशत का हिस्सा सेगमेंट ऐसा है जो कि बैंक के साए में आता ही नहीं, तो ये बड़े आसान तरीके हैं, इनके ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही। सही। और कामरान से आपसे पूछेंगे क्या ये आसान बनाए जा सकते हैं लोन्स का जो मरहला है बैंक की तरफ? यहाँ पे बताते कि कामरान से जो मैंने स्टडी किया इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और दीगर नुमाइंदों को, तो वहां पर भी खतरा अभी भी उनको एनपीएल्स का है। वो कहते हैं अगर डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट जो है वो हमें पैसे देगी, और गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म होता है वो बड़ा स्लो होता है, तो वहां भी बैंक्स डर तो रहे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी एक चेंज आया है इससे। डू यू थिंक इट इज एन गुड आइडिया अगर यहाँ पे आए कामरान साहब? देखिए, सर्टनली मैं एग्री करूंगा जो फारूक साहब ने बात की है कि 40% से ऊपर जाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा अंडर आवर करंट सिचुएशन। देखें, सबसे पहले ये एनालाइज करें कि बैंक्स आर ओन्ड एंड गवर्नड बाय, भले मतलब उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, ओवरऑल गवर्नेंस स्टेट बैंक देख रहा होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तादाद आपकी बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट सपोर्टेड बैंक्स तो इस तरह के इनिशिएटिव आंख बंद करके ले लेंगे गवर्नमेंट के डायरेक्शन के ऊपर, लेकिन जहां पे बैंक्स अपना रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे तो वहां पे उनको कंफर्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। और एसएमईज को हिस्टोरिकली भी हमारे बैंकों ने कभी कोई खास लैंड नहीं किया, जिसकी तरफ हमेशा हमने तवज्जो दिलाई कि अगर पाकिस्तान की मईशत का पहिया आपने चलाना है तो एसएमई इज द सेक्टर टू फोकस। तो ये 40% में जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं लोग, उनको जरूर स्टेट बैंक को गौर करना चाहिए, क्योंकि इसकी डिस्बर्समेंट क्रिटिकल है। अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो डिस्बर्समेंट होनी चाहिए। मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा और एक स्टेप आगे जाके मैं ये कहूं कि हमने सिर्फ फोकस किया है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स तक। मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान के अगर आपने छोटा बिजनेसमैन जिसकी तादाद सबसे ज्यादा है, जिसका एवरेज टिकट साइज ही मेरे ख्याल में 40,000 से 60-70 हज़ार के दरमियान घूमता होगा, आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को इस वक्त पाकिस्तान में यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और सेकेंडली, अगर आप वहां पे कॉन्फिडेंस देंगे तो मेरे ख्याल में ये एक नीचे की आवाम तक इसके असरात पहुंचना बहुत अच्छे रहेंगे और बड़ा ही जिसे कहते हैं कि आपको इसका बड़ा मुस्बत नतीजा नजर आएगा। सो वहां पे मुझे नजर आता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के पास एक गुंजाइश है और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस सिस्टम को इस वक्त यूज करते हुए आप कॉमन